आप देख रहे हैं दास्तान कदा। पेश खिदमत है सिलसिलावार नावल वो एक परी है। तहरीर रेहाना अमजद बुखारी। मुलाहिजा कीजिए किस्त नंबर 2। अजान हस्बे मामूल एक गाहक से सौदेबाजी में मसरूफ था और एक कलर टेलीविजन की शान में एक कसीदा ख्वानी कर रहा था, जिसे खरीदने की गरज से वो गाहक उसकी दुकान पर आया था कि अचानक मोबाइल की बेल ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। उसने जेब को टटोलते हुए मोबाइल निकाला और कान से लगा लिया। अच्छा, कब, कैसे? चंद लम्हे खामोश रहकर उसने दूसरी जानिब की बात सुनी और फिर बोला, अब कहाँ है? ठीक है, मैं देखता हूं। ये कहते हुए उसने मोबाइल कान से हटाकर जेब में डाला और दुकान के इकलौते मुलाजिम समीर को मुखातिब करते हुए बोला, समीर, इन साहब को टीवी चलाकर चेक करवाओ और अगर इनको पसंद आ जाए तो दे देना। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं, आधे घंटे तक वापस आता हूं। ये कहते हुए अजान दुकान से बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। जेब से चाबी निकालकर उसने बाइक स्टार्ट की और एक तरफ रवाना हो गया। कुछ ही देर के बाद उसकी बाइक थाना सिटी के कंपाउंड में दाखिल हो रही थी। बाइक को लॉक करने के बाद वो थाने में दाखिल हुआ और सीधा एसएचओ के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। अचानक एक तरफ से आने वाली आवाज को सुनकर वहीं रुक गया। कोई पुकार रहा था, अजान, कैसे आना हुआ? खैरियत तो है? अजान ने पलट कर देखा तो एसआई जैगम रशीद लंबे लंबे डग भरता हुआ उसकी तरफ चला आ रहा था। जैगम रशीद हाई स्कूल में अजान का क्लास फेलो रहा था और उसके अच्छे दोस्तों में से था। उसने मुसाफा किया तो अजान ने हिचकिचाते हुए सवाल किया, ओ यार जैगम, मुझे पता चला है कि भाई को थाने लाया गया। एक जोरदार घनघरज के साथ जैगम का जवाबी कहकहा बुलंद हुआ। फिर जैसे वो जबरदस्ती ब्रेक लगाते हुए अजीब मज़हका खेज आवाज में गोया हुआ, हाँ, लाया तो गया था। अजान ने बगौर उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर हैरत से उसका जुमला दोहराया, लाया तो गया था, यानी था से तुम्हारा क्या मतलब है? जैगम उसके कंधे पर हाथ मारकर बोला, मैंने समझा था समुंदर तुमको, था का मतलब तुम्हें आता होगा। अबे था यानी सीगा माजी, उर्दू इतनी कमजोर हो गई तुम्हारी? अब था का मतलब भी समझाना पड़ेगा तुम्हें। भाई, उसे लाया जरूर गया था लेकिन अभी कुछ देर पहले छोड़ दिया गया है। अजान के हलक से एक तवील इत्मीनान भरी सांस खारिज हुई। फिर जैगम को घूरते हुए उसने सवाल किया, किस्सा क्या था? और जैगम के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। फिर जल्दी से संजीदा होते हुए बोला, उसे कुछ मौलवियों के साथ लाया गया था जिनका कहना था कि उसने नऊज बिल्ला खुदाई का दावा किया है। अच्छा, फिर क्या हुआ? अजान ने जैगम का जुमला मुकम्मल होते ही अगला सवाल दागा। हैरत उसका अंदाज थी, लेकिन जैगम की एक मर्तबा फिर हंसी छूट गई। फिर शायद अजान की परेशानी देखते हुए जल्द ही उसने दोबारा हंसी पर काबू पा लिया। बस यार, होना क्या था? एसएचओ साहब ये सुनकर शदीद गुस्से में आ गए और फिर उनका नादिर शाही हुक्म जारी हुआ, पाओ इनुल लम्या। एक मुलाजिम ने टांगों से पकड़ा और दो मुलाजिमों ने हाथों को काबू करके उल्टा लिटा दिया। फिर मौला बख्श लाया गया और तुम तो जानते ही हो, पुलिस वालों का 8 इंच चौड़ा और 1.5 फुट लंबा चमड़े का वो छितर देखकर बड़े बड़ों को अल्लाह याद आ जाता है, जिस पर लिखा होता है, आजा मोरे बालमा, तेरा इंतजार है। जैगम ने एक लम्हा तवक्कुफ किया तो अजान ने बेचैनी से इस्तफसार किया, फिर क्या हुआ? फिर ये कि एक छितर लगा तो जवान की धाड़ें गूंज रही थी। एसएचओ ने तंजिया अंदाज में कहा, बस एक ही छितर में चीख रहे हो? तुम तो खुदाई के दावेदार थे। तो पता है क्या जवाब दिया साहब बहादुर ने? क्या? अजान ने परेशानी से पूछा। उसने चीखों का रिकॉर्ड यकलख्त बंद किया और गर्दन मोड़ते हुए बोला, ओए पागलो, अगर किसी बच्चे को उसकी माँ के सामने अजियत दोगे और उसका बस न चलेगा तो वो चीखेगी, चिल्लाएगी, दुहाई देगी। और खुदा तो अपने बंदे से 70 माओ जितना प्यार करता है, मोहब्बत रखता है। अगर तुम उसके बंदे को तकलीफ दोगे तो क्या वो चीखेगा नहीं? उसकी ये बात सुनकर सबकी हंसी छूट गई और एसएचओ साहब पहलू बदल कर रह गए। फिर कुछ लम्हे सोचकर उन्होंने कहा, छोड़ दो इसे, ये पागल है। मौसूफ उठकर खड़े हुए और लगे एसएचओ साहब के शेरी ज़ौक़ का इम्तिहान लेने। भाई वाह, जो भी है शेर मजे के सुना गया। मुझसे महरूम बसीरत पे ये इल्काए नेहा, मालिके अर्ज़ो समा मुझको ये एजाज न दे, क्या तो हर दौर में सूली को रिवायत कर दे, या अनल हक का मुझे नुक्ता आगाज न दे,
वो तो शायद अभी कुछ और कलाम भी सुनाता, लेकिन हमारे एसएचओ साहब बद कलामी पर उतर आए। वो जोर से धाड़े, निकलो यहाँ से। मजबूरन खुद पर जब्त करते हुए उसे जाना ही पड़ा। अभी कुछ देर पहले वो यहाँ से गया है। अजान हक्का बक्का खड़ा जैगम का मुंह तक रहा था। फैजी साहब, गली के कॉर्नर पर मौजूद मेडिकल स्टोर के मालिक मलिक अरशद की आवाज सुनकर हस्बे मामूल गर्दन झुकाए गली में दाखिल होते फैजी साहब ने मुड़कर पीछे देखा। मलिक अरशद हिचकिचाहट आमेज अंदाज में उनसे मुखातिब होते हुए बोले, वो फैजी साहब, आपसे एक बात करनी थी। और फैजी साहब जो 70 साला बारिश बुजुर्ग थे, मुड़कर मेडिकल स्टोर की जानिब चल दिए। आइए। मेडिकल स्टोर के मालिक ने एहतराम से एक चेयर पेश करते हुए उन्हें बैठने के लिए कहा। फैजी साहब बैठ गए तो मलिक अरशद ने कहना शुरू किया, देखिए फैजी साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। इसलिए नहीं कि आप एक अच्छे शायर हैं, बल्कि इसलिए कि आपने सारी उम्र सिर्फ इज्जत कमाई है। पूरा शहर आपकी इज्जत करता है। कहना तो नहीं चाहिए, मगर मुझे इंतहाई शर्मिंदगी हो रही है। मैं ये कहने पर मजबूर हूँ। बात ऐसी है कि कहे बगैर कोई चारा भी नहीं है। जी, ये तो आपकी मोहब्बत है, आप इतना झिझक क्यों रहे? आप कहें, क्या बात है? फैजी साहब ने मलिक साहब का हौसला बढ़ाते हुए कहा। दरअसल बात यह है कि आज मेरे पास डॉक्टर असलम, सलीम बुखारी और मोहल्ले के चंद दीगर मुअज़्ज़ज़ीन आए थे। मैं शर्मिंदा हूँ फैजी साहब। दरअसल औलाद जब जवान हो जाती है, और औलाद भी वो जो अच्छी ना हो, तो वालिदैन के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी और कोई नहीं होती। इतना कहकर मलिक अरशद एक मर्तबा फिर खामोश हो गए। मलिक साहब, हुआ क्या है? कुछ बताएं तो सही। फैजी साहब ने दिल ही दिल में परेशान होते हुए सवाल किया। तो मलिक साहब दोबारा गोया हुए। फैजी साहब, आप गुज़श्ता 40 बरसों से यहाँ मुकीम हैं और आपसे कभी किसी को शिकायत नहीं हुई, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से दरअसल मोहल्ले वालों का कहना है कि कुछ दिनों से रात के 2-2 बजे तक आपकी बैठक में से कहकहों की आवाजें आती हैं और गुजरने वालों ने चर्स की बू भी महसूस की है। और कल तो हद ही हो गई। फैजी साहब, रात 1:30 बजे गली में खटपट की आवाज सुनकर वेटरनरी डॉक्टर असलम साहब ने दरवाजा खोलकर देखा तो आपका साहबजादा 2-3 लड़कों के साथ एक लड़के को पकड़कर सड़क की तरफ ले जा रहा था, जो बुरी तरह नशे में धुत था। फैजी साहब, यहाँ सब आपकी इज्जत करते हैं और आपका घराना एक शरीफ घराना है। यही वजह है कि किसी को आपसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई और सब लोग मिलकर मेरे पास आ गए। फैजी साहब, हालात बहुत खराब हैं। आपको तो पता है, अभी चंद दिन पहले पिछली गली में डकैती हो गई थी और डाकू जाते जाते नौजवान लड़के शहबाज को गोली मार गए थे। आपके साहबजादे का ये चलन कहीं आपके लिए कोई मसला न खड़ा कर दे। आप उसे समझाएं और गली मोहल्ले में रात गए तक इस किस्म की महफिलें जमाने से मना करें। फैजी साहब, जो पूरी तवज्जो और इन्हमाक से मलिक साहब की बात सुन रहे थे, उनका सर शर्मिंदगी से झुक गया। उन्होंने मलिक साहब को तसल्ली देते हुए अफसुर्दगी से कहा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। उनके चेहरे पर गहरा इज़्महलाल और आंखों में धुआं सा फैल गया था। फिर वो उठकर चले तो यूं लगा कि जैसे उनके कंधे मजीद झुक गए। जो कुछ हो रहा था वो उससे बखूबी वाकिफ थे, लेकिन औलाद जब जवान हो जाए तो बूढ़ा बाप किसी किस्म की सरजनिश करते हुए 100 मरतबा सोचता है। फैजी साहब भी जानबूझकर सरफे नजर करते आ रहे थे कि शायद मियाँ साहबजादे खुद ही सुधर जाएं, लेकिन अब पानी सर से ऊंचा हो गया था। जिंदगी में पहली बार किसी को उन पर उंगली उठाने का मौका मिला था। फैजी साहब घर में दाखिल हुए और परेशान से अंदाज में अपने बिस्तर पर ढेर हो गए। खैरियत तो है फैजी साहब? आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, जकिया बेगम ने मोहब्बत से पूछा। उन्होंने अपने शरीके सफर के चेहरे से झलकती हुई परेशानी को महसूस कर लिया था। क्या बताऊं बेगम, इस औलाद ने तो सारी उम्र की कमाई हुई इज्जत को खाक में मिलाने का तहैया कर रखा है। ठीक इसी वक्त उनकी बहू ज़ारा ने पानी का गिलास लाकर फैजी साहब की तरफ बढ़ाया। फैजी साहब ने अफसुर्दगी से बहू की तरफ देखा, फिर एक तवील सांस लेते हुए पानी का गिलास पकड़ लिया। पानी पीकर गिलास वापस बहू को थमाते हुए फैजी साहब बोले, मुझे तो तुम पर भी तरस आता है बेटा। कहाँ नसीब फूट गए तुम्हारे। सोचा था कि शादी होगी तो सुधर जाएगा, लेकिन तेरा भी मुकद्दर ही खराब है। बुलाओ जरा उसको। जी अच्छा, ज़ारा सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए बोली और पलटकर बाहर निकल गई।
कुछ ही देर के बाद फरजान उनके सामने बैठा था। फैजी साहब चंद लम्हे एक टिक्कू से घूरते रहे, फिर मुखातिब होते हुए बोले, फरजान, बहुत हो गया। आज जिंदगी में पहली बार किसी के सामने मेरी नजरें नीची हुई, तुम्हारी वजह से। मैंने सारी उम्र गुजार दी, लेकिन कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया, कभी किसी की बात नहीं सुनी, और आज पहली बार तुम्हारी वजह से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा है। अब मैं रियायत नहीं करूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो अपने इन दोस्तों की दोस्ती छोड़ दो, या फिर अगर तुम्हें ये कबूल नहीं तो फिर ये घर छोड़ दो। मैं अपने घर में ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। फरजान, जो सर झुकाए खामोश बैठा उनकी सारी बात सुन रहा था, उसने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाते हुए फैजी साहब की तरफ देखा। चंद लम्हों तक फैजी साहब के चेहरे पर नजरें जमाए रहा, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकता। फैजी साहब दंग रह गए। उन्हें शायद फरजान की तरफ से ऐसे जवाब की तवक्का न थी। कुछ देर के लिए वो चुप के चुप रह गए। फिर जब वो बोले तो उनका लहजा सर्द और चट्टानों की तरह सख्त था। बस, तो फिर फैसला हो गया। कल जब मैं घर वापस आऊं तो तुम्हारी सूरत न देखूं। ऐसी औलाद से मैं बेऔलाद अच्छा। फैजी साहब की आवाज गुस्से की शिद्दत से कपकपा गई थी। फरजान बगैर कोई जवाब दिए खामोशी से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। फैजी साहब उसके जाने के बाद कुछ देर तक दरवाजे को देखते रहे, फिर ठंडी सांस भरते हुए मुड़कर देखा तो ज़ारा एक तरफ कोने में बैठी रो रही थी। ये क्या किया आपने? जवान बेटा है, आपको ऐसा सख्त रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था, ज़किया बेगम ने परेशान होते हुए कहा। नहीं बेगम, बस, फैजी साहब ने हाथ उठाकर उनकी बात काटते हुए कहा। अब मैं मजीद कुछ नहीं सुनूंगा। फैसला हो गया। कल जब मैं आऊं तो ये मुझे इस घर में नजर ना आए। ज़किया बेगम दिल महसूस कर रह गई। आखिर बेटा था उनका, और बेटा चाहे जैसा भी हो, माँ तो माँ होती है। उन्हें फैजी साहब के इस फैसले से इख्तलाफ था, लेकिन अब ऐसा भी नहीं था कि वो फैजी साहब से बहस करती। उन्हें शौहर के मिजाज का अच्छी तरह अंदाजा था। वो जानती थीं कि अब उनका फैसला तब्दील नहीं हो सकता, लिहाजा ठंडी सांस भरकर रह गए। कहानी अभी बाकी है। फिर मिलते हैं अगली किस्त में, सिर्फ दास्तान कदा पर।